नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे साइंस 10वीं की, जिसमें चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के अपने प्रकार पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया को एनसीईआरटी के अंदर रेडॉक्स शब्द नहीं मिलकर आपको एक शब्द मिलता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो हमारा जो टॉपिक है वो रेडॉक्स अभिक्रिया रहने वाला है। ये अपनी लास्ट अभिक्रिया वैसे रेडॉक्स या अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चों एनसीईआरटी में अपने को शब्द मिलता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया हम तभी समझ सकते हैं जब इससे पहले वाली जब हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को बढ़िया तरीके से समझ लिया था। ऑक्सीकरण में हमने देखा था बच्चों ऑक्सीकरण में क्या था और अपचयन में क्या था। तो ऑक्सीकरण में हमने बात की थी अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, O2 जुड़ रही है तब तो क्या था? ऑक्सीकरण था। अगर O2 हट रही है तब क्या था बच्चों? अपने अपचयन था। इसी प्रकार अगर बात करें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था तब तो क्या था बच्चों? ऑक्सीकरण था। अगर ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा था तब क्या था बच्चों? अपने अपचयन था। इसी प्रकार H2 अगर हट रहा था तब क्या था? ऑक्सीकरण था। और H2 जुड़ रहा था तब क्या था बच्चों? अपचयन था। ये अपने कल लास्ट क्लास में बात की थी। अगर धन विद्युतीय तत्व हट रहा था, धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा था बच्चों? हट रहा था। इसमें धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा था बच्चों? जुड़ रहा था। धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था। इसमें बात की थी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था और इसमें हमने बात की थी बच्चों इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा था। तो ये अपने ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की थी। ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो बच्चों कौन सा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन हट रहा था तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। धन विद्युतीय तत्व हट रहा था तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट रही थी, ऋण विद्युतीय तत्व भी क्या हो रहा था बच्चों? हट रहा था। हाइड्रोजन जुड़ रहा था, धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहा था। इस आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की थी। ये हमने कल बात कर ली थी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया पे आते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, उस आधार पे अपने देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो बच्चों अपने बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? इसमें एक साथ एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, हाँ इसमें क्या होगा? एक साथ एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, वह दूसरे का क्या होता है बच्चों? दूसरे का अपचयन होता है। यानी अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक साथ चलता है तब उसको अपने बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो अपचयन होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे उदाहरण की बात करें तो अपने पास बच्चों है कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड है। अगर इसके साथ हम क्या करवाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। प्लस में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? प्लस में अपने को H2O प्राप्त होता है। यहाँ पर ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कॉपर धातु प्राप्त हो गई और यहाँ पर जल प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पर एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पदार्थ का क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर CuO है, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है? कॉपर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है। इस कॉपर ऑक्साइड से बच्चों क्या हो रही है? ऑक्सीजन हट रही है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रही है? ऑक्सीजन हट रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या था बच्चों? अपचयन था। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन।
अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर आगे अपने उत्पाद में देखते हैं तो बच्चों क्या बना हुआ है, जल बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका अपचयन हो रहा है और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर अपने बता सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, किसमें, कॉपर में। इसी प्रकार जो H2 है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है, और हो किस में रहा है, ये H2O में हो रहा है। अब आपको पता चल गया यहाँ पर एक जो अब दो अभिकारक दे रखे हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसमें कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो गया, कॉपर में अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन का जल के अणु में या जल के अणु में यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपने उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार अपने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास MnO2 है, MnO2 के साथ अपने अभिक्रिया करवा रहे हैं बच्चों HCl की, HCl की अभिक्रिया करवा रहे हैं, HCl की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, MnCl2 प्राप्त हो गया, प्लस में MnCl2 प्राप्त हो गया, प्लस में अपने पास क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन प्राप्त होगी, और साथ में अपने पास क्लोराइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों अपने बात करते हैं MnO2 है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इससे क्या हो गई, हट गई। तो ऑक्सीजन हटी है तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर अपने बात करें तो अपचयन हो जाएगा, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन जुड़ी हुई है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट चुकी है। जब ऑक्सीजन हट जाती है तब बच्चों क्या होगा, अपचयन होगा, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसी प्रकार अपने पास जो HCl है, इस HCl के आगे बात करें तो यहाँ पर बच्चों HCl, यहाँ पर क्या बन रहा है, अपने Cl2 बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये Cl2 बन रहा है, यानी यहाँ पर इससे क्या हटा है बच्चों, हाइड्रोजन हटा है। क्या हटा है, हाइड्रोजन हटा है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 क्या हैं, परमाणु हैं हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन के केवल क्या है, कोई परमाणु नहीं है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन हट गई। हमने बात की थी ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, और हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसमें देख सकते हैं MnO2 का अपचयन हो रहा है, किसमें, MnCl2 में। यहाँ पर अपने देख सकते हैं जो हाइड्रोक्लोराइड है या HCl है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, Cl2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो क्या कहलाती है, रेडॉक्स। तो अपने यहाँ पर बता सकते हैं MnO2 का MnCl2 में, MnCl2 में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, MnCl2 में अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार अपने बात करें HCl का, HCl का किसमें, Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं MnO2 है, इसका MnCl2 में अपचयन हो गया, और HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं। अपने पास है बच्चों Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था, और इसको एक अपने क्वेश्चन भी किया था, डायग्राम के साथ पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट के विलयन के जो नीला विलयन है उसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए जाए तब उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। जब इसकी अपने अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर ये जिंक क्या करेगा, ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देकर स्वयं उसकी जगह बैठ जाता है। तो यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस
कॉपर धातु। यहाँ पर देखो दो अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है और साथ में विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। अगर ये एग्जाम्पल आप विस्थापन अभिक्रिया में लिखते हो तो भी सही है, अगर आप लिखते हो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो भी सही है। क्योंकि यहाँ पर देखो Zn है, जिंक से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। जिंक से क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है। ये जिंक था और इस जिंक से क्या बना है बच्चों, जिंक सल्फेट बन गया। ये जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं थी जिंक के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। सल्फेट के रूप में ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट है, इसके साथ सल्फेट रूप में क्या जुड़ी हुई है बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे आगे देखते हैं उत्पाद में, तो इसमें कॉपर प्राप्त हो गया अलग से, तो इसका क्या हो गया बच्चों, अपचयन हो गया। इसका यहां पर क्या हो गया, अपचयन। अब अपने यहां पर बता सकते हैं Zn का, ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ZnSO4 में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट बात करें, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब साथ में अपने यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये जो जिंक है ज़्यादा क्रियाशील है, अतः कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो एक विस्थापन का भी एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यहाँ पर अपने देखें ना, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर धातु है वो धनायन में +2 वाली है, और सल्फेट की बात करें तो ये -2 में है। तो यहाँ पर जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा बच्चों, इसके सल्फेट के साथ जुड़ने के लिए, यानी इसको क्या आवश्यकता है, इसको ऋणायन की आवश्यकता है, और इसके पास क्या है, अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और सल्फेट क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना हमने बात की थी, कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अपने देख सकते हैं, जो अपने पास जिंक है, ये जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ये जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो Zn है, Zn से क्या बन जाएगा, Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, इसने त्याग कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अब देखो यहाँ पर जो अपने कॉपर सल्फेट की बात करें, तो ये कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है, ये क्या करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग किए हैं उनको ग्रहण कर लेता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर धातु में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग है, और इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो ऑक्सीकरण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो बच्चों क्या करता है, अपचयन करता है। इसी प्रकार अपने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अपने पास है बच्चों Fe2O3 FeO2 Fe2O3 की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर Fe2O3 है, ऑक्सीजन के इतने यहाँ पर कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाती है और लोहा धातु अलग प्राप्त हो जाती है। साथ में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ बच्चों ऑक्सीजन के ये जो परमाणु ये जुड़ेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, CO2 का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर देखो पहले फेरिक ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया बच्चों, फेरस या लोहे धातु प्राप्त हो गई। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 यहाँ पर अणु प्राप्त हो गए। अब देखो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है बच्चों, 3 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, Fe धातु प्राप्त हो गई। तब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब इसको अपने क्या बोलेंगे बच्चों, अपचयन बोलेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया होगी,
अपचयन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है और यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन क्या हो गई बच्चों, इसके साथ जुड़ गई। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है, तब ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ती है तब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। फेरिक ऑक्साइड का फेरस धातु में अपचयन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं Fe2O3 का जो Fe2O3 है, Fe2O3 का किसमें, Fe में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, में अपचयन हो रहा है। और अपने पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO, इसका किसमें बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझ चुके हैं, साथ में अपने रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझ चुके हैं। अब देखो बच्चों, अपने पास 2 शब्द आते हैं, अपचायक और ऑक्सीकरण। एक चीज ध्यान रखना, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत 2 शब्द आएंगे, अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ। अपने पास शब्द आता है कि अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ की अगर बात करें, अपचायक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। यानी अपचायक पदार्थ कौन सा होगा, जिस पदार्थ का ये अपने कह सकते हैं यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, का ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। फिर जिस पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, उसे क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ कहेंगे। ये उल्टा है, यहाँ पर अपने देखो इसमें ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन ऑक्साइड का। इस कार्बन ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये कौन सा पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ होगा। या फिर अपने कह सकते हैं अपचायक पदार्थ कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या अपने कह सकते हैं वह अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एक तो अपने कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका क्या हो रहा, पदार्थ यौगिक जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक पदार्थ है। या फिर अपने कह सकते हैं कि क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो Zn है, इस Zn का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस Zn ने क्या किया है बच्चों, इस Zn ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपने पास अपचायक पदार्थ समझ में आ गया होगा। एक तो क्या हो, जिस पदार्थ का क्या हो, पदार्थ या यौगिक का ऑक्सीकरण हो। जैसे यहाँ पर Zn है, लेकिन आगे देखें अपने तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ, तब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो वो क्या होगा, अपचायक पदार्थ। यहाँ पर देखो दूसरा Zn है, इस Zn ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो अपने कह सकते हैं कि वह अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह भी क्या है, अपचायक है। क्योंकि अपने ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए ना, इन इलेक्ट्रॉनों को कोई दूसरा ग्रहण करेगा, जो दूसरा ग्रहण करेगा वो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपने इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई भी अभिकारक जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके दूसरा पदार्थ क्या होता है, अपचयित होता है। दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा है, यानी ये पदार्थ क्या करवा रहा है, दूसरे को अपचयित करवा रहा है, तब इसको अपने क्या बोलेंगे, अपचायक
पदार्थ कहेंगे। इसके बाद आता है ऑक्सीकारक पदार्थ। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करते हैं। हाँ, तो अपने अपचायक पदार्थ को समझ चुके। अब अपने पास आता है बच्चों ऑक्सीकारक पदार्थ। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक अपने पदार्थ की बात करें तो इस अपचायक पदार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। अपचायक पदार्थ में क्या हो रहा है बच्चों? जिस पदार्थ का या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक पदार्थ है, लेकिन जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। यानी अपने यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ की, जिस पदार्थ यानी कोई भी अपने अभिक्रिया उसमें जिस पदार्थ या यौगिक का, जिस पदार्थ या यौगिक का अपचयन होता है, जिस पदार्थ या यौगिक का क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है, वह क्या कहलाएगा? वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। वह क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अब अपने देखो यहाँ पर अपचायक पदार्थ में क्या लिखा? वह विकारक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अब क्या कौन सा पदार्थ है? अपचायक पदार्थ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा बच्चों अपने ऑक्सीकारक पदार्थ। ये अपने कह सकते हैं वह अभिकारक। कोई अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अपने, वह अभिकारक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, भी अपने यहां पर क्या हुआ? यौगिक कौन सा जो ऑक्सीकारक किसको कहेंगे अपने? जिसका क्या हो रहा हो? अपचयन हो रहा हो। जिसका अपचयन हो रहा हो वह ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो अपचायक पदार्थ होगा। या फिर अपने कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे अपनी अभिक्रिया देख लेते एक बार फिर से, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा बच्चों? ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ पर Zn है, इस Zn के साथ क्या जुड़ गया? सल्फेट के रूप में क्या जुड़ गई बच्चों? ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इसका क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट में सल्फेट के रूप में क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन इससे क्या प्राप्त हुई बच्चों? कॉपर प्राप्त हो गई। तो ये क्या हो गया बच्चों? इसका अपचयन हो गया। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया, एक पदार्थ का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देखो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ और उसमें किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। चारों टर्म अपने एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पर Zn का ZnSO4 में क्या हुआ है? Zn का ZnSO4 में क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखो अपने ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर Zn ने क्या किया है बच्चों? इस Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। इस Zn ने क्या किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। यानी Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो Zn+2 यहाँ पर +2 अपने लिख देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किए हैं बच्चों? सल्फेट ने कर लिए। तो इसके साथ क्या होगा? बंध बन गया और जिंक सल्फेट यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखो अपने परिभाषा लिखी थी Zn का, तो ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो गया और जिस पदार्थ या यौगिक का क्या होता हो, जिस पदार्थ या यौगिक का ऑक्सीकरण होता हो वो क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। या फिर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं Zn ने, तो Zn यहाँ पर क्या हो गया? अपचायक पदार्थ हो गया। Zn का ऑक्सीकरण हुआ है और इसका अपचायक पदार्थ की बात करें तो अपचायक पदार्थ कौन सा है? अपचायक पदार्थ इसमें होगा बच्चों Zn।
अपचायक पदार्थ क्या होगा, Zn। यानी दोनों अपनी परिभाषा देख सकते हैं। जिस पदार्थ का यौगिक का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण यहाँ पर जिंक का किसमें हुआ है, ZnSO4 में हुआ है, और इसने क्या किया, Zn ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तब यहाँ पर Zn कौन सा पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यहाँ पर अपने अपचयन की बात करें तो किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो अपने कह सकते हैं कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर अपने कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है, यहाँ पर कॉपर ने क्या कर रखे थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे। अब वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर लेगा, वापस ग्रहण कर लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा, कॉपर ग्रहण कर लेगा। यानी यहाँ पर जो Cu है ये +2 कंडीशन में होता है, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन 2 त्यागे उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। अब अपने कह सकते हैं यहाँ पर देखो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा, जिस यौगिक या पदार्थ का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा हो। यहाँ पर किसका, इसका अपचयन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, Cu। तो यहाँ पर अपने बात करें तो अब ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा हो गया, कॉपर हो गया। अब अपने ये ध्यान रखना है बच्चों, जो ऑक्सीकरण जिसका हो रहा हो वो तो अपचायक पदार्थ है, और जिसका अपचयन हो रहा वो ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास अभिक्रिया आती है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया को अपने नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अपने सेकंड चैप्टर में आ जाती है। अब दो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं अपने पास, एक संक्षारण आता है और एक विकृत गंधित आती है। अपने संक्षारण और विकृत गंधिता की बातें कर लेते हैं। संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है उसकी अपने बात कर लेते हैं। आप एक देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट अपने पास जो टर्म है वो है संक्षारण की। हाँ बच्चों, पर नेक्स्ट आता है संक्षारण। संक्षारण की अपने बात करें तो कोई भी अपने पास धातु है, उस धातु को अगर हम कहाँ पे छोड़ दें, वायु के अंदर छोड़ दें। वायु और नमी से वो क्रिया करती है धातु, और उस धातु की सतह पर एक परत बन जाती है, उसको अपने बोलते हैं संक्षारण। या फिर अपने सामान्य भाषा में बात करें तो जंग लगना, या फिर अपने जो नॉर्मल बोलते हैं काट आना, वो क्या है, संक्षारण है। यानी संक्षारण की अगर हम साइंस में परिभाषा की बात करें तो किसी धातु को वायु की या नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर उसके ऊपर एक परत बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यानी अपने कह सकते हैं धातु को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर एक परत बन जाना, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। जैसे अपने बात करें, अगर हम लोहे को खुला छोड़ें तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। अगर हम चांदी को खुला छोड़ दें वायु की उपस्थिति में तो चांदी पर बच्चों किसकी, काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगर हम तांबे को वायु की उपस्थिति में छोड़ दें तो तांबे पर हरे रंग की परतें चढ़ जाती है। ये क्या है बच्चों, संक्षारण हो गया। यदि लोहे को हम वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ रहे तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है।
चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। और अगर हमारे पास तांबा है उसको हम छोड़ दें वायु की उपस्थिति में खुला, तब वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और इसको अपने बोलते हैं संक्षारण। एक अपने चैप्टर के अंदर छोटा सा लास्ट टॉपिक आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता की बात करें तो आपने देखा होगा कोई भी अपने जो आचार है उसको अगर वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो वो वायु में उपस्थित वायु के साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है वो अपने नष्ट हो जाता है, उसके गुण नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, तो वह कहलाती है बच्चों विकृत गंधिता। यानी अपने कह सकते हैं वसा या तेलीय पदार्थ को वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या होगा बच्चों, जिससे उसका स्वाद व गंध खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इसी क्रिया को अपने क्या बोलते हैं बच्चों, विकृत गंधिता बोलते हैं। आपने महसूस किया होगा अपने जो चिप्स की थैली आती है उस चिप्स की थैली को जैसे ही फाड़ते हैं तो उसके अंदर हवा भरी होती है, वो हवा उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या होती है, कम क्रियाशील है, तब वो जो चिप्स है वो खराब नहीं होंगी। और आपने देखा होगा अचार का डब्बा उसको अगर वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद उसके अंदर बदबू आने लग जाती है, स्वाद उसका बिगड़ जाता है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण होने से उसका क्या हो रहा है, वस्तु का स्वाद बिगड़ रहा है और गंध बिगड़ रहा है। इसी को अपने बोलते हैं विकृत गंधिता। अब एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है अपने एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादातर कि जो चिप्स की थैलियाँ होती है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, N2 गैस क्यों भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस भरने का जो रीजन है वो ये है कि बच्चों अगर उसके अंदर ऑक्सीजन या अन्य वायु भरी होगी तब ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वो चिप से नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उन थैलियों के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए तो नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है, तो क्रिया नहीं होगी यानी ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब वो चिप्स भी नष्ट नहीं होंगे। तो अपने कह सकते हैं चिप्स की थैलियों में चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये अपने चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था विकृत गंधिता, और ये जो संक्षारण है ये अपने तीसरे चैप्टर में फिर से विस्तार से इसको पढ़ने को अपने मिलेगा। तो ये अपने चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें जो नोट्स है वो आप साथ साथ में बना लीजिए, साथ में जो चैप्टर के पीछे के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कोशिश करने की, अगर नहीं आते हैं तो आप हमें भेज सकते हो क्वेश्चन को, हम कोशिश करेंगे आपको आंसर बताने की। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।